you all are doing good. Welcome back to EduRN. This is part 3, the final lecture of our chapter Breathing and Exchange of Gases. In part 1, we build the foundation by understanding respiratory system and its anatomy. In part 2, we learned the mechanism of breathing, respiratory volumes, respiratory capacities, and exchange of gases. Today, we will complete this chapter by covering the remaining NCERT topics line by line, along with beautiful mind maps and concept based explanations. So, let's begin part 3. The first topic we will cover today is transport of gases. तो देखो फिर हम एक बारी बता देता हूँ. हम पहले ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस करेंगे, देन रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन एंड एट लास्ट डिसऑर्डर्स ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम. फिर जो बचे हैं वो हमारे PYQs हैं, उसको कंप्लीट करेंगे. इससे हमारे सारे PYQs, सारा चैप्टर सीजन 1 एपिसोड 1 क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा. सो लेट्स बिगिन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस. सो गाइस शुरू करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस. देखो ट्रांसपोर्ट जो है, हमारा ट्रांसपोर्ट मीडियम कौन सा है, हमारा ब्लड से क्या हो रही है, गैस ट्रांसपोर्ट हो रही है. बट ब्लड में क्या क्या होता है आप सबको पता है. ब्लड में हमारे पास क्या होता है, प्लाज्मा होता है एंड हमारे पास क्या होते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं. तो आपका जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो वाया प्लाज्मा भी होता है और वाया फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी होता है. बट फॉर्म्ड एलिमेंट में किससे होता है, तो आपको पता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आपके पास ब्लड कॉर्पसेल्स होते हैं और आपके पास प्लेटलेट्स होते हैं, थ्रोम्बोसाइट. ब्लड कॉर्पसेल्स में आपके पास RBCs होते हैं एंड WBCs होते हैं. तो जनरली जो आपका ब्लड में ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो प्लाज्मा से होता है और RBCs से होता है. ठीक है. तो ट्रांसपोर्ट मीडियम क्या हमारा ब्लड है, जैसे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होता है. ऑक्सीजन 97% बाय RBCs हो रहा है, यानी कि बाय हीमोग्लोबिन हो रहा है, और 3% बाय प्लाज्मा हो रहा है. कार्बन डाइऑक्साइड 20-25% RBCs हो रहा है, 70% एज अ बाइकार्बोनेट की फॉर्म में हो रहा है और 7% बाय प्लाज्मा हो रहा है. अब आपका एक डाउट है, ऑक्सीजन 3% हो रहा है प्लाज्मा से और कार्बन डाइऑक्साइड 7% हो रहा है प्लाज्मा से, क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 20 से 25% क्या है, ज़्यादा सोल्यूबल है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन. तो अगर यहाँ 3% हो रहा है प्लाज्मा से तो ऑलमोस्ट डबल 7% जो है कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है बाय प्लाज्मा से. कार्बन डाइऑक्साइड क्यों ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि ये ज़्यादा सोल्यूबल होता है, 20-25% मोर सोल्यूबल देन ऑक्सीजन, इसलिए 7% बाय प्लाज्मा यहाँ है एंड उसका ऑलमोस्ट हाफ 3% जो है बाय प्लाज्मा ऑक्सीजन होता है. ठीक है. तो इस पे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि कितना परसेंट कैसे कैसे जो है ट्रांसपोर्ट हो रहा है. तो सबसे पहले शुरू करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन. तो देखो ऑक्सीजन जो है 3% तो आपका किससे हो रहा है, 3% तो आपका प्लाज्मा की फॉर्म में हो रहा है. बचा 97 जो परसेंट है वो क्या होता है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है. ठीक है. तो इसको मैं एक बारी जरा यहाँ लिख के दिखाता हूँ. RBCs के पास क्या है, देखो जो आपका RBCs है उसके पास है हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन रेड कलर पिगमेंट होता है, सबको पता है, रेड कलर पिगमेंट है. हीमोग्लोबिन के पास क्या क्या होता है, एक तो हीम पार्ट होता है और एक ग्लोबिन पार्ट होता है. एक हीम पार्ट है, एक ग्लोबिन पार्ट है. हीम पार्ट जो है वो नॉन प्रोटीनियस होता है और जो ग्लोबिन पार्ट है वो प्रोटीन की चेन होती है, यानी कि प्रोटीनिशियस होता है. तो कितने कितने होते हैं, 4 आपके पास हिम पार्ट होते हैं और 4 आपके पास ग्लोबिन पार्ट होते हैं. मान लो ये मैंने बनाया आपका ये 4 मैंने बना दिया आपके ग्लोबिन पार्ट और इसके ऊपर मैंने बना दिया आपका आयरन. ये हो गया आपके हीम पार्ट. हीम पार्ट के पास क्या है, आपके पास आयरन. ठीक है. तो लिख दो एक बारी, ये जो मैंने बनाया है दिस इज हिम
जिसके पास क्या है, आयरन है, Fe+2। तो आपके पास कितने हैं, 4 हीम हैं, तो आपके पास कितने आयरन होंगे, 4। ठीक है, इतना समझ आया। तो अब होता है क्या है, ये जो आपका ऑक्सीजन है ये बाइंड करता है आपका Fe+2 पार्ट ऑफ द हीम। तो यानी कि जितने आपके पास ये Fe+2 होंगे उतने आपके ऑक्सीजन बाइंड करेंगे। यानी कि आपका एक ऑक्सीजन यहाँ बाइंड करेगा, एक ऑक्सीजन यहाँ बाइंड करेगा, एक ऑक्सीजन यहाँ बाइंड करेगा, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का यहाँ बाइंड करेगा। यानी कि एक हीमोग्लोबिन में कितने ऑक्सीजन आ सकते हैं, एक हीमोग्लोबिन में आपके पास 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन आ सकते हैं। ये तो मैंने 4 मॉलिक्यूल लिखे, बट अगर तुमसे कोई एटम पूछे तो कितने एटम आ सकते हैं, 8 एटम्स आ सकते हैं। 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ऊपर मैंने मॉलिक्यूल लिखे हैं, नीचे मैंने एटम लिखे हैं। ठीक है, तो समझ आया। ये हीमोग्लोबिन का मैंने थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना के दिखाया कि कैसे आपका ऑक्सीजन कहाँ जाके बैठता है हीमोग्लोबिन में। तो ये जो मैंने बनाया था ग्रीन से, ये आपके पास क्या है, ग्लोबिन पार्ट है, यानी कि प्रोटीन चेन है। 2 आपके पास अल्फा होती हैं, 2 आपके पास बीटा होती हैं। तो ये आपका अल्फा 1 है, ये आपका अल्फा 2 है, ये आपका ऐसे बीटा 1 है, ये आपका ऐसे बीटा 2 है। इनके ऊपर क्या होता है, हिम पार्ट होता है जिसके पास आयरन होता है, ये भी हिम पार्ट है। तो 4 हिम पार्ट होंगे, 4 आयरन के पार्ट होंगे, जिसके ऊपर जाके आपका ऑक्सीजन जो है बाइंड करता है। तो अगर 4 हिम पार्ट हैं, 4 आयरन के पार्ट हैं, यानी कि उसके ऊपर 4 जाके ऑक्सीजन लग जाएंगे। तो एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स लेके जाता है, यानी कि 8 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन लेके जाता है। तो आप समझो हीमोग्लोबिन क्या है, एक गाड़ी है। दिस इज हीमोग्लोबिन। तो एक हीमोग्लोबिन क्या है, एक हीमोग्लोबिन आपके पास गाड़ी है जो ऑक्सीजन को लेके जाती है। अब इस गाड़ी में 4 सीटें हैं, इस गाड़ी में क्या है, 4 सीटें हैं। तो अगर एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आ गया, यानी कि कितना परसेंट सैचुरेट हो गया, 25% सैचुरेट हो गया। अगर आपके पास 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स आ गए तो कितना परसेंट सैचुरेट हो जाएगा, 50% सैचुरेट हो जाएगा। और अगर आपका 3 मॉलिक्यूल आ गए ऑक्सीजन के, यानी कि 75% सैचुरेशन हो चुकी है हीमोग्लोबिन की, यानी कि 75% सीटें जो है वो भर चुकी हैं, 3 सीटें भर चुकी हैं हीमोग्लोबिन कार की। और अगर चारों के चारों आपके हो गए, 4 ऑक्सीजन आ गए, तो 100% सैचुरेशन हो गया। तो ऐसे आपकी क्या होती है, ऐसे आपकी सैचुरेशन होती है हीमोग्लोबिन की। समझ आया। ऑक्सीजन बाइंड्स टू Fe+2 पार्ट ऑफ द हीम। एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, कैरी करता है। ठीक है, क्योंकि आपके पास 4 हीम के पार्ट होते हैं। और अगर कोई तुमसे एटम पूछे तो 8 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कैरी करता है। अब ये होता है कैसे, तो देखो मान लो ये मेरे पास क्या है, एल्वियोलाई है। दिस इज एल्वियोलाई। और ये मेरे पास आपकी ब्लड वेसल है। तो लंग्स की है तो पल्मोनरी ब्लड वेसल, पल्मोनरी कैपिलरी। ठीक है, और ब्लड में क्या है आपके पास, आरबीसीज है। तो ये मेरे क्या है, ऐसे आरबीसीज आ गए। दिस इज माई आरबीसीज। तो अब होता है क्या है, यहाँ जो एल्वेलाई में ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन जाएगा 3% बाय प्लाज्मा। 3% कैसे जाता है, 3% ये प्लाज्मा से जाता है। एंड 97% ये जाएगा आरबीसीज में। तो ये जो रेड है ये आरबीसीज है बाइकनकेव। एंड 3% ये कैसे जा रहा है, 3% ये प्लाज्मा से जा रहा है। अब ये जो 97% आपका आरबीसी से जा रहा है, ये हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है। और ये जो बाइंडिंग हो रही है आपकी, ये आपकी इरिवर्सिबल हो रही है। ये लेट में, हाँ, तो ये जो आपका बाइंडिंग हो रही है ये कैसी हो रही है, रिवर्सिबल हो रही है बाइंडिंग। और ये क्या बना रहा है, ये आपका बना रहा है HbO2। क्या बना रहा है, HbO2। इसको क्या बोलते हो, ये जो बना है इसको आप बोलते हो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है। देखो भाई, अगर ये अनस्टेबल नहीं होगा, और ये अगर अनस्टेबल नहीं होगा तो ये टूटेगा नहीं। हमें तोड़वाना क्या है, इसके लिए ज़रूरी है, क्योंकि ऑक्सीजन अगर हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड रहेगा तो टिश्यूज़ तक कैसे पहुंचेगा। तो इसको अनस्टेबल होना पड़ेगा ताकि ये टूटे, टिश्यूज़ के पास जाके ऑक्सीजन जो है वो रिलीज हो। तो मैंने आपको बोला कि ऑक्सीजन आपका हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है रिवर्सिबली।
कैसे? रिवर्सिबली, और क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। तो ये बनता कब है ऑक्सी हीमोग्लोबिन? ये बन रहा है आपका एल्वेलाई में, ठीक है। और ये टूट कब रहा है? ये टूट रहा है, डिसोशिएट हो रहा है कहाँ? टिश्यूज में। कहाँ टूट रहा है? टिश्यूज में। देखो ना, आपने घर से जाना है, अगर तुम घर से जा रहे हो, ये तुम्हारा होम है और ये तुम्हारी डेस्टिनेशन है, और ये आपके पास कार है। तो घर से अगर आप जा रहे हो तो आप कार में बैठोगे, यानी कि एसोसिएशन होगा, तब आपका एरो क्या बनेगा? तब आपका एरो ऐसे बनेगा, ठीक है। और गाड़ी आपको डेस्टिनेशन तक लेके जा रही है। बट जब आप डेस्टिनी से उतरोगे, कार आपके पास अब यहाँ पहुंच गई, देखो कार आप डेस्टिनेशन पे पहुंच चुकी हो। तो डेस्टिनेशन से अब आपको उतरना है ना, तो आप कार से क्या करोगे? उतरोगे, कार से ऐसे उतरोगे डेस्टिनेशन पे। तो वैसे ही ऑक्सीजन आपकी क्या है? हीमोग्लोबिन कार में बैठ तो गई है, यानी कि एसोसिएशन हो गया है एल्वेलाइंस में, यानी कि एल्वेलाइन से ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करवाना है टिश्यू तक, तो ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए उसे हीमोग्लोबिन में बैठना पड़ेगा और एसोसिएशन करनी पड़ेगी। बट फिर जैसे ही आपका ये हीमोग्लोबिन गाड़ी में ऑक्सीजन गाड़ी में बैठ गया, उसको क्या बोल देते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोल देते हैं। अब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट हो गया टिश्यूज के पास। अब टिश्यूज के पास पहुंच के जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, यानी कि हीमोग्लोबिन के अंदर जो ऑक्सीजन बैठा है, उसको बाहर निकलना पड़ेगा। बाहर निकलने के लिए आपका डिसोसिएशन होगा, तो वो कहाँ हो रहा है? आपका टिश्यूज में हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा मैंने आपको एनालॉजी से समझाया, होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। इतना समझ आया तो आपका ऐसे जो है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है। 3% वाया प्लाज्मा, और बाकी का जो 97% है वो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ रिवर्सिबल फॉर्म में क्या होता है? कंबाइन करके क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जो कि अनस्टेबल होता है, क्योंकि उसको टिश्यूज के पास पहुंच के क्या होना होता है? डिसोशिएट होना होता है, ठीक है। इतना समझ आया? तो ये आपका क्या है? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट है। अब इसके रिलेटेड हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देखो, सबसे पहला पॉइंट, आपको इतना तो पता है कि 100 ml ऑफ ब्लड में कितना ग्राम हीमोग्लोबिन होता है? बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ रखा है। तो 100 ml ऑफ ब्लड में हमारे पास 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। तो हम ऑन एन एवरेज लेके चलते हैं, 15 ग्राम क्या है? हीमोग्लोबिन है। तो अगर 100 ml में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन है, ये आपको पता है। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में कितना ऑक्सीजन होता है? कैन कैरी 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन। तो देखो, ये दो डाटा अगर आपको पता है कि 100 ml ऑफ ब्लड में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है और 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml ऑक्सीजन लेके जाता है, तो मैं पूछूं 15 ग्राम हीमोग्लोबिन कितना लेके जाएगा? 15 ग्राम हीमोग्लोबिन कितना लेके जाएगा? वो लेके जाएगा 1 ग्राम, अगर 1.34 लेके जा रहा है तो 15 ग्राम 15 इंटू 1.34 लेके जाएगा, तो वो अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाता है? 20 ml हो जाता है, 20 ml ऑफ ऑक्सीजन। और ये 15 ग्राम जो है आपका, 15 ग्राम जो मैंने यहाँ लिखा है हीमोग्लोबिन, इसी को हम क्या बोल सकते हैं? 100 ml ऑफ ब्लड बोल सकते हैं। तो 100 ml ऑफ ब्लड कितना ऑक्सीजन लेके जा रहा है? वो लेके जा रहा है 20 ml ऑफ ऑक्सीजन। बट क्या ये 20 का 20 ml टिश्यूज को दे देते हैं? नहीं। तो आपकी एनसीईआरटी में एक लाइन है, एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है डिलीवर करती है अराउंड 5 ml ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यू अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। तो देखो, ये लाइन आपको समझ आ चुकी होगी कि एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना डिलीवर करती है? 5 ml ऑफ ऑक्सीजन करती है टिश्यूज को अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। बट मान लो अगर आपने एक्सरसाइज किया, आपकी बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन की नीड है, तो आपने क्या किया? आपने 20 ml में से 5 ml ऑक्सीजन जो है वो तो नॉर्मल कंडीशन में ले रही है, बट अगर आपने हैवी एक्सरसाइज कर ली तो आपका जो बचा 15 ml है, वो 15 ml आपका यूज हो जाएगा अगर आपने एक्सरसाइज की है। तो इंक्रीज अप टू 15 ml, यानी कि 3 टाइम हो गया ना, 5 ml से आप 15 ml तक चलेंगे, 3 टाइम जो है वो हो जाता है नॉर्मल से, जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हो। तो पता चला ये 15 ml आता है कहाँ से, क्योंकि एक्चुअल में तो आपके पास 20 ml आया, जिसमें से आपने 5 ml टिश्यूज को दे दिया। अब ये टिश्यूज को जो 5 ml दिया है, ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में दे रहे हो, बट जब एक्सरसाइज करे तो जो बचा 15 ml है वो भी आपका यूज हो जाता है, जो कि 3 टाइम्स होता है नॉर्मल से। होप आपको इतना समझ आ गया होगा, ये कैलकुलेशंस आपको समझ आ गई होंगी। अब हम करेंगे
ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ठीक है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है क्या? सबसे पहले तो ये देखो, ये आपका एक ग्राफ है प्लॉटेड बिटवीन परसेंट सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन अगेंस्ट पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो वाई एक्सिस पे हम रखते हैं परसेंट सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन, कि अगर एक मोलिकुल ऑक्सीजन का है तो 25% सैचुरेट हो गया, 2 आए तो 50%, 3 आ गए तो 75% एंड 4 आ गए तो 100%। एक्स एक्सिस पे हम रखते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और आपको क्या कौन से शेप का जो है वो ग्राफ मिलता है? हमें मिलता है सिग्मोइड का। तो क्यों सिग्मोइड का मिलता है ये हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, पर एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है आपकी एनसीईआरटी में, उस लाइन को समझो पहले। क्या लाइन आपकी एनसीईआरटी में लिखी है कि बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन, यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन का बनना is primarily related to partial pressure of oxygen, कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन का बनना प्राइमरीली यानी कि मेजर फैक्टर जो है कौन है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है। तो क्यों इस पे डिपेंड करता है? इसको ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व क्यों बोलते हैं? ये सिग्मोइड क्यों होता है? इन सब पे हम जो है बात करेंगे वन बाय वन। पहले तुम ये देखो, इस ग्राफ को थोड़ा सा समझो। ठीक है, कि ये परसेंट सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन वाई एक्सिस पे क्या मतलब देखो, मैंने बोला जब 25% होता है क्या है कि आपका जो ये जो है हीमोग्लोबिन जो है इसके पास 4 सीटें हैं। इसके पास एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आता है, वो बोलता है मुझे टिश्यूज तक जाना है, क्या तुम लेके जाओगे? वो बोलेगा हाँ हाँ बैठो, मेरे पास 4 सीटें खाली हैं, मैं तुम्हें बिठा सकता हूँ, मैं तुम्हें लेके जा सकता हूँ। तो क्या बन जाएगा आपके पास? Hb4O2 बन जाएगा। फिर आपके पास Hb4O2 के पास एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का आएगा, वो बोलेगा मुझे टिश्यूज के पास जाना है, क्या तुम मुझे लेके जाओगे? हाँ बोलेगा, मेरे पास 3 सीटें अभी खाली हैं, आ जाओ बैठ जाओ। तो वो बोलेगा, तो क्या बनेगा? Hb4O4 बन जाएगा। तो यहाँ कितनी परसेंट सेचुरेशन हुई है? यहाँ 25% सेचुरेशन हुई है, और यहाँ कितनी होगी? यहाँ 50% सेचुरेशन होगी। अब Hb4O4 के पास Hb4O4 के पास एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का हो रहेगा, वो बोलेगा सीट खाली है, वो बोलेगा हाँ खाली है बैठ जाओ। तो क्या बन जाएगा? Hb4O6 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कितनी होगी? यहाँ 70% सेचुरेशन हो चुकी है। फिर एक और मॉलिक्यूल आएगा ऑक्सीजन का Hb4O6 के पास, वो बोलेगा कि तुम सही समय पे आ गए हो, अभी एक सीट खाली है बैठ जाओ। तो Hb4O8 बन जाएगा। यहाँ कितनी परसेंट सेचुरेशन हो चुकी है? यहाँ 100% सेचुरेशन हो चुकी है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, तो ये आपका आ जाएगा Hb4O2 क्या बन गया? अब ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया। ठीक है, तो ऐसे आपका क्या होता है? सिनेरियो होता है, ऐसे जो है हीमोग्लोबिन बैठता है। और ये सारे के सारे क्या है? रिवर्सिबल हैं, ये आपको पता होने चाहिए। और इस वाले स्टेप में थोड़ा आपको टाइम लगता है। ये वाला जो शुरू में एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का बैठ रहा है, उसमें आपको जनरली जो है टाइम लगता है। ठीक है, कि आपका ये जो शुरू वाला प्रोसेस है वो थोड़ा सा स्लो होता है, इसलिए आपका ऐसी शेप आती है ग्राफ की। बाद में क्या हो जाता है? बाद में जब एक ऑक्सीजन बैठ जाएगा तो फिर ये आपका प्रोसेस सही हो जाता है, ये आपका फास्ट होने लग जाता है। तो शुरू में स्लो, बाद में ठीक। तो ये कैसा ग्राफ है? ये आपका सिग्मोइड ग्राफ बनता है। सिग्मोइड कब बनती है? तो अब आपको समझ आया क्यों सिग्मोइड है, क्योंकि जो इनिशियल बाइंडिंग प्रोसेस है वो थोड़ा स्लो होता है, बाद में जैसे जैसे ऑक्सीजन आते जाते हैं तो ये थोड़ा सही हो जाता है, एंड फिर आपकी जो शेप है बन जाती है सिग्मोइड। और इतना आपको समझ आ गया होगा। तो ये वाला आपको समझ आ गया। एंड पार्शियल इसी पे ही जो है आपकी बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन डिपेंड करती है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे। ठीक है, अब देखो मैंने बोला 100%, मान लो 100% सेचुरेशन आपकी 100 mm में हो रही है। ठीक है, तो यहाँ मेरी क्या हो चुकी है? यहाँ मेरी 100% सेचुरेशन होगी, 100% सेचुरेशन होगी। देखो स्लो वाला स्टेप अगर तुम्हें समझ नहीं आया ना, तुम ग्राफ से भी समझो। देखो यहाँ से समझो कि देखो 50% करने के लिए तुम्हें क्या लगा? इतना प्रेशर लगा। 50% करने के लिए इतना लगा, बट आगे देखो 50 से 75 में सिर्फ तुम्हें इतना लगा। तो देखो शुरू का प्रोसेस थोड़ा स्लो है,
शुरू का प्रोसेस स्लो है, बाद में देखो यहाँ कितना बड़ा गैप आया, 50 से 75 में चले गए, बट यहाँ से आप इतना गए, यानी कि बाद में जो है सही हो रहा है, शुरू में ही आपको थोड़ा सा जो है स्लो प्रोसेस हो रहा है, इसलिए आपको सिग्मोइड कव बनती है। अब डाउट नहीं आना चाहिए। अब देखो 100% सैचुरेशन मैंने मान लिया हो गया, बट ये 100% सैचुरेशन आपकी कहाँ होती है, लंग्स में होती है, इतना सबको पता है कि देखो ना ये आपका एल्वेलाई है, दिस इज योर एल्वेलाई, दिस इज योर एल्वेलाई, और ये मेरे पास ऐसे ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल में मेरे पास क्या है, आरबीसी बैठा हुआ है बाइकनकेव शेप का। तो यहाँ से एल्वेलाई से ऑक्सीजन जो है यहाँ जाती है, ठीक है, और ये बना लेती है HbO2। ऊपर मैंने प्रोसेस समझा रखा है, यानी कि यहाँ HbO2 का मतलब क्या है, 100% आपकी सैचुरेशन हो गई है, 100% सैचुरेशन हो गई है। 100% सैचुरेशन का मतलब क्या है, कितना ब्लड ले, कितना ऑक्सीजन लेके जा रही है, 100 ml ऑफ ब्लड 20 ml ऑक्सीजन लेके जा रही है, यानी कि ये जाएगी ब्लड वेसल, ये ब्लड वेसल ऐसे जाएगी, और ये कहाँ जाएगी आपकी, ये देखो ये ब्लड वेसल है, ये ब्लड वेसल आपकी पहुंचेगी टिश्यूज के पास, ये मेरे पास ऐसे आ गया टिश्यू। तो यहाँ कितना आ गया आपके पास, ऐसे कितना ब्लड है आपके पास, ये आरबीसी है, कितना ब्लड है इसके पास, 20 ml ऑक्सीजन है, कितना है 20 ml ऑक्सीजन। अब ये 20 ml ऑक्सीजन तो देती नहीं है टिश्यू को, टिश्यूज को कितना देती है, 5 ml ऑक्सीजन देती है। तो 5 ml ऑक्सीजन का मतलब कितना डिलीवर किया, 25% क्या किया इसने डिलीवर किया, मानते हो कि ऑक्सीजन एल्वेलाई से कितना दिया, 20 ml दिया, 100% सैचुरेशन हो गई। बट यहाँ जो डिसोसिएशन हो रही है, यानी कि डिसोसिएशन आपकी हो रही है, और आपको कितना मिल रहा है, 5 ml ऑक्सीजन मिल रहा है, कितना मिल रहा है, 5 ml ऑक्सीजन मिल रहा है, यानी कि 20% 25% लीवर हुआ है, ठीक है। इतना समझ आया आपको, ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है कि क्या सिनेरियो होता है, ठीक है। तो यानी कि आपका यहाँ क्या आएगा, टिश्यूज में देखो, पार्ट्स टिश्यूज में कितना पार्शियल प्रेशर होता है आपको सबको पता है, पार्शियल प्रेशर कितना होता है टिश्यूज में, 40 होता है, ठीक है, 40 होता है आपका ऑक्सीजन का। तो देखो 40 और यहाँ कितना आपका आ रहा है, 75% सैचुरेशन हो रही है, यानी कि टिश्यूज में कितना हो रहा है, 75% सैचुरेशन हो रही है, 75% सैचुरेशन हो रही है। और यहाँ जो तुम्हें 25% का गैप देखने को मिल रहा है, वो गैप क्यों आ रहा है, सबको समझ आ गया, क्योंकि 5 ml आपका कहाँ जा रहा है, 5 ml आपका टिश्यूज के पास जा रहा है, यहाँ डिसोसिएशन हो रहा है। तो समझ आया कि उसको डिसोसिएशन कब बोलते हैं, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन का अलग अलग प्रेशर पे क्या हो रहा है, अलग अलग प्रेशर पे अलग अलग सैचुरेशन है ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ, कि 40 mm ऑफ Hg पे, यानी कि टिश्यू में आपके पास 75% सैचुरेशन है, ताकि वो आपका 25% ऑक्सीजन जो है वो डिलीवर कर सके, यानी कि 5 ml ऑक्सीजन जो है वो डिलीवर कर सके, ठीक है। ये आपका एट नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन होता है, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन आपको ये ग्राफ देखने को मिलता है। और एक एक्स्ट्रा बात अगर आपको याद रहती है तो रखो, कि 50% पे यहाँ 50% जब आपकी सैचुरेशन हो जाती है, जो प्रेशर होता है उस प्रेशर को आप P50 बोलते हो। तो P50 का मतलब ये नहीं है कि पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 50 है, नहीं, P50 का मतलब वो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का, वो पार्शियल प्रेशर जहां आपकी कितनी सैचुरेशन हो गया, 50% सैचुरेशन हो गई है। तो P50 क्या है, लेट मी राइट इट हेयर, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है। P50 को मान लेते हैं कि पार्शियल प्रेशर 50 है। P50 का मतलब क्या है, पार्शियल प्रेशर, पूरा ही लिख देता हूँ, पार्शियल प्रेशर at which the hemoglobin is 50% saturated, जहाँ हीमोग्लोबिन 50% सैचुरेट हो चुका है, यानी कि आपकी 2 सीटें ऑक्सीजन की भर चुकी हैं, वो आपका P50 होता है, ठीक है। इतना आपको समझ आना चाहिए। और ये भी याद रख लो, जो P50 होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है एफिनिटी के। अगर P50 ज़्यादा होगा यानी कि एफिनिटी कम होगी, अगर P50 कम होगा तो यानी कि एफिनिटी ज़्यादा होगी, ठीक है, समझ आया। ग्राफ
होप आपको समझ आ गया। मैं जितना करवाया उसका रिकैप देता हूँ कि एट लंग्स, देखो पहले तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कब होता है, क्या है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कब, यानी कि परसेंट सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन वाई एक्सिस पे और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एक्स एक्सिस पे, और उसके बीच का जो ग्राफ है जो हमें कब देता है वो सिग्मोइड कब देता है। तो व्हाट इज ऑक्सीजन डिसोसिएशन कब, ए ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन परसेंट सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन, सॉरी परसेंट सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, या ये सही कर लेना, परसेंट सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन कितना सैचुरेट हुआ है विद ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो परसेंट सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन अगेंस्ट पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड किस शेप का कर्व मिलता है हमें, सिग्मोइड कर्व इज ऑब्टेन्ड। एंड जो आपका बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन है विद हीमोग्लोबिन वो प्राइमरीली किस पे डिपेंड करती है, प्राइमरीली रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ये दो लाइनें समझ आई आपको। फिर ये आपको मैंने बताया कि कैसे कैसे जो है परसेंट सैचुरेशन हो रही है आपकी, और यहाँ देखो एट लंग्स 100% सैचुरेशन हमने माना। 100% सैचुरेशन का मतलब क्या है कि आपका 100 ml ऑफ ऑक्सीजन, 100 ml ऑक्सीजन जो ब्लड है आपका 20 ml ऑक्सीजन जो है कैरी कर रहा है। 100% सैचुरेशन का मतलब क्या है, 100% सैचुरेशन का मतलब 100 ml ऑफ ब्लड अब कितना ऑक्सीजन लेके जा रहा है, 20 ml ऑक्सीजन लेके जा रहा है, मान गए। एट नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन, ये सारा क्या हो रहा है आपका नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में हो रहा है, 5 ml ऑक्सीजन आउट ऑफ दिस 20 ml ऑक्सीजन, ठीक है, कि 20 ml ऑक्सीजन में से 5 ml ऑफ ऑक्सीजन जो है वो टिश्यूज को डिलीवर हो रहा है, यानी कि कितना परसेंट डिलीवर हो रहा है, 25% डिलीवर हो रहा है। निकालो 20 ml का 25%, कितना आएगा आपके पास, 20 ml कितना आएगा, 5 ml आएगा, ठीक है। और जो बचा आपके पास 75%, यानी कि 15 ml जो बचा आपका 75% जो है वो मस्कुलर एक्सरसाइज में आपका यूज हो जाता है, ठीक है। तो ये जो 25% का आपको गैप देखने को मिल रहा है वो आपका 5 ml कहाँ जा रहा है, टिश्यूज में जा रहा है। देखो यहाँ समझो, ये जो आपका 20 ml है इसका जो 25% है वो कहाँ जा रहा है, 25% का मतलब समझते हो ना, 20 ml का वो कितना होता है, 5 ml होता है, वो कहाँ जा रहा है, टिश्यूज में जा रहा है। एंड रेस्ट जो 75% बचा है वो, यानी कि 75% सैचुरेशन जहाँ है वो आपका 15 ml है, ठीक है। और ये आपका यूज हो सकता है, कैन बी यूज इन मस्कुलर एक्सरसाइज। होप इट्स क्लियर, ठीक है। तो यानी कि टिश्यूज पे आपकी कितनी है, 75% सैचुरेशन है, लंग्स पे आपके पास कितनी है, 100% सैचुरेशन है। इसलिए ऑक्सीजन डिसोसिएशन कब आप इसको बोलते हो, क्योंकि अलग अलग प्रेशर पे अलग अलग परसेंट सैचुरेशन है हीमोग्लोबिन की, ठीक है। होप इट्स क्लियर। देखो गाइस, तो अभी ये जो ग्राफ है, ये जो सिग्मोइड कर्व है, ये आपका शिफ्ट भी हो सकता है। ये आपका ऐसे राइट में भी शिफ्ट हो सकता है, और ये आपका ऐसे लेफ्ट में भी शिफ्ट हो सकता है। तो ये जो मैंने लिखा है दिस इज, ये जो बनाया है इस कलर से, दैट इज शिफ्ट टू लेफ्ट, और ये जो मैंने बनाया है दिस इज शिफ्ट टू राइट। तो शिफ्ट टू लेफ्ट का क्या मतलब होता है ये देख लो। शिफ्ट टू लेफ्ट का मतलब है आपका डिसोसिएशन हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है, डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये जो शिफ्ट टू लेफ्ट है ये इंडिकेट करता है मोर परसेंट, मोर सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, यानी कि मोर, सॉरी डिसोसिएशन ही, एसोसिएशन, एसोसिएशन। शिफ्ट टू लेफ्ट आपको एसोसिएशन बताता है, शिफ्ट टू राइट आपका डिसोसिएशन के बारे में बताता है। सेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन।
तो शिफ्ट टू लेफ्ट हमें इंडिकेट करता है मोर सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन, शिफ्ट टू राइट हमें इंडिकेट करता है लेस सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। तो लेस सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन यानी कि जो आपका डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन है वो कहाँ हो रहा है, वो आपका एट टिश्यू लेवल हो रहा है। टिश्यू लेवल पे तो डिसोसिएशन होता है, तभी तो ऑक्सीजन आपकी रिलीज होगी। और एसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहाँ हो रहा है, वो आपका एल्वेलाई लेवल पे हो रहा है, एट एल्वियोलर लेवल। ठीक है, इतना समझ आया। तो ये आपका बोहर इफेक्ट है, दिस इज बोहर इफेक्ट। बोहर इफेक्ट्स, ठीक है, बोहर इफेक्ट। तो अब देख लो कब आपका शिफ्ट, इतना तो आपको पता चल गया देखो कि आपका शिफ्ट कहाँ कहाँ आ सकता है। शिफ्ट आपका राइट साइड में भी आ सकता है और लेफ्ट साइड में भी आ सकता है। तो राइट साइड पे कब आता है, जब आपका डिसोसिएशन होता है, और लेफ्ट साइड पे कब आता है, जब आपका एसोसिएशन होता है। तो लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कहाँ आता है, आपका एल्वियोलर साइड पे आता है, और राइट साइड पे कब आता है, टिश्यू पे, टिश्यू लेवल पे। ठीक है, इतना सबको समझ आया। तो देखो, तो लेफ्ट साइड पे कब कब आएगा, क्या आपके फैक्टर्स हैं। तो ये आपने इतना तो पढ़ा है कि जो बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन होता है विद हीमोग्लोबिन, वो प्राइमरीली डिपेंड करता है किस पे, पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन पे। बट अदर फैक्टर्स आल्सो कैन अफेक्ट द बाइंडिंग रेट, लाइक पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, आपके प्रोटॉन्स, आपके पीएच, आपका टेम्परेचर, एंड दीज कैन शिफ्ट द ग्राफ ईदर राइट साइड और लेफ्ट साइड। ठीक है, तो वो कौन से अदर फैक्टर्स हैं आपके, तो प्राइमरीली तो आपका क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है, बट अदर फैक्टर्स क्या हैं आपके, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, आपके प्रोटॉन्स, आपके पीएच, आपके टेम्परेचर, ये आपके अदर फैक्टर्स हैं। ये क्या है, ये आपके अदर फैक्टर्स हैं। तो देखो, तो जब आपका क्या हो रहा है, यहाँ खुद देखो, जब आपका शिफ्ट आ रहा है लेफ्ट साइड पे, एसोसिएशन हो रही है, तो एसोसिएशन का मतलब क्या है, ऑक्सीजन आपका क्या है, हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ रहा है। ऑक्सीजन आपका हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जुड़ रहा है, और आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना रहा है। क्या बना रहा है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इस समय ज़्यादा होगा, तभी तो बाइंडिंग हो रही है। ठीक है, तो यानी कि इस समय पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होगा। अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होगा तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, कम होगा। और ये याद रखना, जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है वहाँ आपका H प्लस भी क्या होता है, कम होता है। ये जब हम ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड करेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड कम होने से H पॉजिटिव क्यों कम हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होने से H पॉजिटिव क्यों ज़्यादा हो रहा है। तो अभी के लिए याद रखो, अगर कार्बन डाइऑक्साइड कम, तो H पॉजिटिव भी क्या होगा, कम होगा। और H पॉजिटिव अगर कम होता है तो पीएच तो ज़्यादा होगी ना, ये तो सबको पता है। ठीक है, तो पीएच क्या होगी आपकी, ज़्यादा होगी, हाई होगी, और टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो ये आपका होता है एसोसिएशन साइट, कि जब आपका शिफ्ट टू लेफ्ट आ रहा है, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा। तो अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा तो H पॉजिटिव कम होगा, टेम्परेचर कम होगा, और H पॉजिटिव के उल्टा तो पीएच होता है, तो पीएच क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब अगर आपको ये समझ आएगा तो सब उल्टा कर दो, जब आपका शिफ्ट टू राइट आ रहा है, शिफ्ट टू राइट का मतलब डिसोसिएशन हो रही है, डिसोसिएशन का मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होने का मतलब जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होगा वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है, H पॉजिटिव, अगर देखो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा यानी कि H पॉजिटिव ज़्यादा, अगर H पॉजिटिव ज़्यादा यानी कि पीएच क्या होगी, कम होगी। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा तो उसका चमचा टेम्परेचर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, मालिका, और H पॉजिटिव टेम्परेचर उसका चमचे हैं।
अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा तो H पॉजिटिव भी ज़्यादा होगा, टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा तो आपका H पॉजिटिव भी कम होगा, टेम्परेचर भी कम होगा। ठीक है, तो ये फैक्टर्स जो हैं ये आपका बताते हैं कि शिफ्ट टू राइट आएगा कि शिफ्ट टू लेफ्ट आएगा। ठीक है, और आपको ये ग्राफ जो है अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम? यहाँ हमने ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट बिल्कुल अच्छे तरह से जो है कंप्लीट कर लिया। तो एक बार यहाँ से देख लेते हैं। तो देखो, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन मैंने बताया कि आरबीसीज में हीमोग्लोबिन होते हैं। हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड करता है और क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ठीक है, एक हीमोग्लोबिन 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन लेके जाता है, जस्ट 8 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन लेके जाता है। ठीक है, और ये आपका कुछ ऐसा सिग्मोइड शेप ग्राफ बनता है। आपका जो है ये सिग्मोइड शेप ग्राफ बना। आपका ये शिफ्ट टू राइट भी आ सकता है, शिफ्ट टू लेफ्ट भी आ सकता है। शिफ्ट टू राइट कब आएगा? जब आपका डिसोसिएशन हो रहा होगा। शिफ्ट टू लेफ्ट कब आएगा? जब आपका एसोसिएशन हो रहा होगा। एसोसिएशन कहाँ होता है? एल्वियोलर लेवल पे होता है। डिसोसिएशन कहाँ होता है? टिश्यू लेवल पे होता है। तो एसोसिएशन के क्या है? ये सारे फैक्टर है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होगा, पीएच ज़्यादा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा, टेम्परेचर कम होगा, एच पॉजिटिव कम होगा, एंड ये एक्स्ट्रा है, इसे छोड़ दो। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ डिसोसिएशन में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होना चाहिए। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा, टेम्परेचर ज़्यादा, एच पॉजिटिव ज़्यादा, ये भी ज़्यादा, और पीएच क्या होगा? कम होगा। ठीक है, तो राइट टू शिफ्ट कब आता है? जब रिड्यूस्ड आपकी एफिनिटी होती है। बाइंडिंग एफिनिटी क्या होती है? कम होती है। हायर कार्बन डाइऑक्साइड होता है, लोअर पीएच होता है, हाई टेम्परेचर होता है। और लेफ्ट शिफ्ट कब आता है? लेफ्ट शिफ्ट आपके पास तब आता है जब आपके पास क्या है? हायर ऑक्सी हीमोग्लोबिन एफिनिटी है, यानी कि हाई बाइंडिंग एफिनिटी है ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ। कब होती है? जब कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है, पीएच ज़्यादा होती है, टेम्परेचर कम होता है। ठीक है, तो एक बार मैंने आपको यहाँ से भी दिखा दिया, सिग्मोइड कर्व है। ठीक है, और फैक्टर्स इंटरफेरेंस विद बाइंडिंग ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन बता दिया। पार्शियल प्रेशर, आपके टेम्परेचर और हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो ये आपकी फॉर्मेशन के बारे में बताया है, ये आपके डिसोसिएशन के बारे में बताया। फॉर्मेशन एल्विलाई पे, डिसोसिएशन टिश्यू पे, और ये आपका जो है डिसोसिएशन, ये कौन बताता है? बोहर्स इफेक्ट बताता है। दिस इज बोहर्स इफेक्ट। ठीक है, ये आपका हो गया ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन खत्म। अब हमने करना है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। गाइस, सो शुरू करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इतना तो मैंने पहले ही बता दिया कि 7% आपका वाया प्लाज्मा से करता है, यानी कि डिजोल्व फॉर्म। क्यों 7% करता है? क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो मोर सोल्यूबल है इन वाटर एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। कितना? 20 to 25 टाइम्स। फिर 23% बाय आरबीसीज करता है। कैसे? हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ के क्या बनाता है? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनाता है। और 23%, कई जगह 20 to 25% लिखा होगा। कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंस विद ग्लोबिन पार्ट ऑफ द हीमोग्लोबिन टू फॉर्म कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, एंड 23% आपका एसिड ट्रांसपोर्ट करता है। फिर ज़्यादा जो है 70% कैसे ट्रांसपोर्ट करता है? इन द फॉर्म ऑफ बाय कार्बोनेट्स। अब कुछ बच्चे कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन की जगह कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बोल देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कब बनते हैं? जब आपका कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ता है, उसको हम कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग बोल देते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड की 210 टाइम्स मोर एफिनिटी होती है ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन से 210 टाइम्स ज़्यादा इसकी क्या है? एफिनिटी है। किसके साथ? हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ना। तो जब आपका कार्बन मोनोऑक्साइड जो है हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाता है, वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड बनता कैसे है? इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कार्बन से। जब आप इनकम्प्लीट कंबशन करवाते हो कार्बन की, तो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। और जब कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है, तो ब्लड चेरी कलर का हो जाता है। और ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? इरिवर्सिबल। देखो, तो ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है। अब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के ऊपर ऐसे आके ऑक्सीजन जुड़ जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ना था। हीमोग्लोबिन के साथ तो कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ चुका है, तो ऐसे ऑक्सीजन इनके ऊपर आके जुड़ जाता है। ऑक्सीजन टाइटली बाउंड टू कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से टिश्यूज को ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से एस्फिक्सिएशन हो जाता है, सफोकेशन हो जाती है, डेथ हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है टिश्यूज तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो ये होता है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। अब हम देखते हैं कि ये तो आपको सॉर्टेड है, ये डिजोल्व फॉर्म है, 7% प्लाज्मा से हो रहा है। ये भी आपको सॉर्टेड है, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में कैसे होता है। बट बाइकार्बोनेट्स की फॉर्म में कैसे होता है, वो आपके लिए एक
इशू है अभी, बट हम क्लियर कर देंगे इसको कि कैसे वो आपका बाइकार्बोनेट की फॉर्म में होता है। तो देखो यहाँ मैं लिख देता हूँ, क्या कर रहे हैं हम, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कौन सी फॉर्म में, बाइकार्बोनेट की फॉर्म में। कितना होता है, 70% होता है, 5% बैटरी रहेगी, बाइकार्बोनेट्स की फॉर्म में होता है। तो देखो ये मान लो मैंने बनाया टिश्यू, ठीक है, ये मैंने बनाया टिश्यू जिसके पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि कैटाबोलिज्म होती है ना टिश्यू में, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। कैटाबोलिक रिएक्शन में हमने शुरू पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि जब कैटाबोलिक रिएक्शन होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड हैज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका यहाँ बना, ये कहाँ जाएगा, आपका ब्लड वेसल में जाएगा। तो ये मान लो मैंने बना दिए ब्लड वेसल, ब्लड कैपिलरी, और ये इसके पास है आरबीसी, बाइकनकेव होती है। तो ये मैंने बनाया आरबीसी, और ये क्या है, प्लाज्मा, ठीक है। तो आपको इतना तो पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड 3 फॉर्म में जाती है। सबसे पहली फॉर्म क्या है, 7% डिजोल्व फॉर्म है इन प्लाज्मा। फिर सेकेंड फॉर्म 23% जाएगी वो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में। फिर लास्ट फॉर्म देखो यहाँ, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, थर्ड फॉर्म बाइकार्बोनेट की फॉर्म में, और 70% आपकी इसी फॉर्म में जाती है। होता है क्या, आपका ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ जुड़ता है आरबीसी में जो है, और रिवर्सिबल क्या बना देता है, ये H2CO3 बना देता है। फिर H2CO3 रिवर्सिबली टूटता है H पॉजिटिव में प्लस प्लस HCO3 नेगेटिव में। इसी HCO3 नेगेटिव को क्या बोलते हैं, बाइकार्बोनेट बोलते हैं। इसी को ही क्या बोलते हैं, बाइकार्बोनेट बोलते हैं। अब मैंने तुम्हें बताया था कि जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा वहाँ H पॉजिटिव ज़्यादा होगा, जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा वहाँ H पॉजिटिव कम होगा। अब तुम्हें समझ आया क्यों मैंने बोला था, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन जब होती है वाटर के साथ तो आपका H पॉजिटिव निकलता है। तो जहाँ जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा वहाँ H पॉजिटिव ज़्यादा होगा, जहाँ जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा वहाँ H पॉजिटिव कम होगा। समझ आया। अब देखो ये जो आपका HCO3 नेगेटिव आया है, अब ये जो बाइकार्बोनेट बन तो गया, अब ये बाइकार्बोनेट जो है आरबीसी के थ्रू जो है वहां तक नहीं जाता, एल्वेलाई तक नहीं जाता। ये HCO3 नेगेटिव आरबीसी के थ्रू ट्रेवल नहीं करता, ये आपका बाहर आ जाता है, ऐसे प्लाज्मा में आ जाता है, ठीक है, क्योंकि प्लाज्मा में HCO3 नेगेटिव डिजोल्व हो जाता है। कैसे डिजोल्व हो जाता है, ये जो आपका बाइकार्बोनेट है ना, ये या तो पोटेशियम बाइकार्बोनेट की फॉर्म में ट्रेवल करता है, या ये सोडियम बाइकार्बोनेट की फॉर्म में ट्रेवल करता है। और ये ट्रैवल करके कहाँ तक जाता है, एल्वेलाई के पास जाता है। तो जैसे ये एल्वेलाई के पास पहुंच जाता है तो ये HCO3 नेगेटिव अंदर चला जाता है, H पॉजिटिव के साथ जुड़ जाता है, फिर H2CO3 नेगेटिव बना लेता है। H2CO3 नेगेटिव फिर टूट जाता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में, ये कार्बन डाइऑक्साइड एल्वेलाई में चला जाएगा, एल्वेलाई से फिर बाहर चला जाएगा। ये आपका जब एल्वेलाई के पास पहुंचता है। ये अभी हम पढ़ रहे हैं टिश्यू लेवल पे, ये हम पढ़ रहे हैं एट टिश्यू लेवल, ठीक है। अब देखो HCO3 नेगेटिव बाहर आया, तो बाहर आया, आपने क्या किया, नेगेटिव चार्ज बाहर लेके आए, तो आपका क्या हो गया, अनबैलेंस हो गया। तो बैलेंस करने के लिए आपसे प्लाज्मा से जो है Cl नेगेटिव अंदर चला जाता है, ताकि वो क्या कर सके, बैलेंस आउट कर सके कि एक नेगेटिव बाहर आया तो हम एक नेगेटिव अंदर भेज देते हैं ताकि बैलेंस हो जाए। और इस इफेक्ट को क्या बोलते हो, हैम्सबर्गर इफेक्ट, हैम्बर्गर इफेक्ट बोलते हो। क्या बोलता है ये इफेक्ट, ये इफेक्ट बोलता है for every SCO3 नेगेटिव आयन कमिंग आउट, यानी कि बाइकार्बोनेट कमिंग आउट ऑफ आरबीसी, 1 Cl नेगेटिव
will enter RBC to balance out charges, to balance out चार्जेस। ठीक है, कि अगर SCO3 नेगेटिव बाहर आया है तो Cl नेगेटिव अंदर चल जाएगा। क्यों चला जाएगा? बैलेंस आउट चार्ज करने के लिए। इसको क्या बोलते हो? हैम्सबर्गर इफेक्ट बोलते हो। गाइस मुझे चार्जर लेके आने दो, 3% बैटरी बची है, जब तक तुम इसको देखो। यस, तो समझ आया आपको इतना? आप पूछ रहे हैं बच्चे कुछ कि Cl नेगेटिव कैसे आया, प्लाज्मा में Cl नेगेटिव कैसे आया और ये अंदर क्यों गया? तो अंदर क्यों गया तो मैंने आपको जवाब दे दिया कि अंदर क्यों गया, ताकि वो चार्ज को क्या कर सके, बैलेंस आउट कर सके। ये Cl नेगेटिव आता कैसे? देखो आपके जो प्लाज्मा में है ना, तो ये एक्स्ट्रा है, देखो मैं ग्रीन से लिख रहा हूँ। आपके प्लाज्मा में क्या है? NaCl होता है। तो जब बाइकार्बोनेट आता है, ये आपका NaCl के साथ रिएक्शन करता है और क्या बना देता है? ये बना देता है सोडियम बाइकार्बोनेट बना देता है। तो इसने क्या बना दिया? ऐसे सोडियम बाइकार्बोनेट बना दिया। इसी फॉर्म में तो देखो मैंने बोला था ये आपके ट्रेवल करते हैं और साथ में ये Cl नेगेटिव निकाल देते हैं। और यही जो Cl नेगेटिव है, यही Cl नेगेटिव आपका अंदर जाता है, यही Cl नेगेटिव क्या करता है? अंदर जाता है। ठीक है, तो एट टिश्यू लेवल पे आपका ये होता है। फिर एट एल्वियोलाई लेवल पे क्या हो रहा है? एट एल्वियोलर लेवल पे क्या हो रहा है वो देखो। तो ये मेरे पास ऐसे एल्वियोलाई है और ये मेरे पास ऐसे पल्मोनरी कैपिलरी है। तो अब जो भी रिएक्शन ऊपर हुई है वो सारी रिवर्स कर दो, कि ये मेरे पास आरबीसीज थी बाइकनकेव। तो ऊपर क्या क्या रिएक्शन हुई थी? ऊपर आपकी जो भी रिएक्शन हुई थी उन सबको क्या कर दो, उन सबको रिवर्स कर दो। कि आपके यहाँ क्या बना था? सोडियम बाइकार्बोनेट बना था। ये सोडियम बाइकार्ब आपका क्या बना था? सोडियम बाइकार्बोनेट बना था। इस सोडियम बाइकार्बोनेट को तोड़ दो रिवर्स, तो ये सारी रिवर्सिबल रिएक्शन थी, तो ये टूट जाएंगे। तो ये आपकी टूट गई। ये टूटा Na पॉजिटिव प्लस HCO3 नेगेटिव। ठीक है, ये टूट गया आपका। Cl नेगेटिव बाहर आ जाएगा, Cl नेगेटिव बाहर चला जाएगा, SCO3 नेगेटिव अंदर चला जाएगा। ये Cl नेगेटिव फिर N पॉजिटिव के साथ जुड़ जाएगा। ये N पॉजिटिव मिलके क्या बना देंगे? ये NaCl बना देंगे। ये आपके NaCl बना देंगे। ठीक है, ये SCO3 नेगेटिव अंदर चला गया। SCO3 नेगेटिव किसके साथ रिएक्ट करेगा? H पॉजिटिव के साथ, और क्या बना देगा? H2CO3 बना देगा। H2CO3 फिर रिवर्सिबली टूट जाएगा, क्या बना देगा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बना देगा। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये आपका एल्वियोलाई में चला जाएगा। ठीक है, फिर एल्वियोलाई इसको क्या कर देगी? बाहर एटमॉस्फेयर में फेंक देगी। ठीक है, तो ये जो सारी रिएक्शन आपकी जो रिवर्स हुई हैं, ये किसने दी थी? हाल्डेन ने बताया था। तो इसको आप हाल्डेन इफेक्ट भी बोलते हो। तो व्हाट इज हाल्डेन इफेक्ट? यहाँ मैं लिख रहा हूँ। हाल्डेन इफेक्ट बोलता है ऑल द रिएक्शन related to conversion of bicarbonate to carbon dioxide were given by JBS Haldane। ठीक है, समझ आया? कि देखो तुम्हारा बड़ा इजी है। आप क्या कर रहे हो? ये मेरे पास ऐसे एल्वेलाई है। ठीक है, दिस इज एल्वेलाई एंड दिस इज माय पल्मोनरी कैपिलरी। ये मेरा पास आरबीसी है। तो जो जो आप 7% डिजोल्व वे में आया था वो डायरेक्टली आपका एल्विला में चला जाएगा। जो आपका 23% आरबीसी में HbCO2 की फॉर्म में आया था वो भी आपका यहाँ चला जाएगा। ठीक है, डिसोसिएशन हो जाएगी और यहाँ चला जाएगा। ठीक है, और
यहाँ जो आपके पास SiO3 नेगेटिव था प्लाज्मा में, डिजोल्व फॉर्म में आया था, या तो Na पॉजिटिव की फॉर्म में आया था, या Ka पॉजिटिव SiO3 नेगेटिव की फॉर्म में आया था, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट की फॉर्म में आया था या पोटेशियम बाइकार्बोनेट की फॉर्म में आया था। तो होगा क्या, यहाँ से Cl नेगेटिव बाहर चला जाएगा, ये SiO3 नेगेटिव अंदर चला जाएगा, ये SiO3 नेगेटिव H पॉजिटिव के साथ जुड़ के क्या बना देगा, H2CO3 बना देगा। ये H2CO3 टूट जाएगा आपका वाटर में और कार्बन डाइऑक्साइड में, और ये कार्बन डाइऑक्साइड आपका एल्वेलाई में चला जाएगा। तो ये जो सारी रिएक्शन आपकी रिवर्स हुई हैं, ये किसने दी थी, JBS हाल्डेन ने दी थी। हाल्डेन इफेक्ट था ये आपका, ठीक है। बस, तो ये आपका हो गया ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। होप सबको समझ आ गया होगा कि कैसे आपका ट्रांसपोर्ट हुआ है, तो एट टिश्यू लेवल पे और एट एल्वियोलर लेवल पे। तो यहाँ देख लो एक बारी, हाँ ये भी देख लो, ये जो सारी रिएक्शन आपकी हुई हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलके जो H2CO3 बना रहा है, ये एक इंपॉर्टेंट एंजाइम कैटालाइज करता है, जिसको आप कार्बोनिक एनहाइड्रेस बोलते हो। क्या बोलते हो, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ठीक है। ये RBCs में बहुत ज़्यादा होते हैं, प्लाज्मा में भी आपको मिल जाएंगे कार्बोनिक एनहाइड्रेस, बट बहुत कम क्वांटिटी में, माइन्यूट क्वांटिटी में आपको प्लाज्मा में मिलते हैं। तो ये सारी रिएक्शन जो है कौन आपके कर रहा है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस कैटालाइज कर रहे हैं, ठीक है। होप सबको सब क्लियर हो गया होगा। एंड पूछते हो कि ये H पॉजिटिव क्या कर रहा है, कुछ बच्चे पूछते हैं ये H पॉजिटिव का क्या काम है जो अंदर बन रहा है। तो ये जो H पॉजिटिव है, ये आपका हीमोग्लोबिन के साथ एक्ट करके, हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है, ये बना लेता है आपका HHB, ठीक है। और ये बफर की तरह एक्ट करता है, ठीक है। ये किसकी तरह एक्ट करता है, ये आपका बफर की तरह एक्ट करता है। तो HHB क्या है, अगर मैं तुमसे पूछूं, HHB आपका जब H पॉजिटिव किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, HHB के साथ रिएक्ट कर रहा है, यहाँ लिख दूं एक बारी साइड पे, H पॉजिटिव HB के साथ, हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है, रिवर्सिबल में ही बनाएगा, क्योंकि H पॉजिटिव होना चाहिए ना जब SiO3 नेगेटिव अंदर आएगा, ठीक है। ये क्या बना लेता है, HHB बना देता है। इसको क्या बोलते हैं हम, ये HHB है, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हीमोग्लोबिनिक एसिड, जो कि एक बफर की तरह एक्ट करता है, जो पीएच मेंटेन करता है, पीएच मेंटेन करता है, ठीक है। होप आपको अब सब क्लियर हो गया होगा। यहाँ देख लेते हैं हम, तो दिस इज ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये सारा आपको मैंने पढ़ा दिया। बोहर इफेक्ट भी पढ़ा दिया, हाल्डेन इफेक्ट भी पढ़ा दिया। पूछते हैं बोहर इफेक्ट कहाँ लगता है, टिश्यू लेवल पे लगता है, हाल्डेन इफेक्ट कहाँ लगता है, एल्वेलाई लेवल पे लगता है, ठीक है। और ये एनसीईआरटी की लाइन है, एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर्स अप्रोक्सीमेटली 4 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू दी एल्वेलाई। हर 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड जो है डिलीवर करता है एल्वेलाई को। और ये लाइन भी, एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना करता था, 5 ml करता था, और ये कितना करता है, 4 ml करता है कार्बन डाइऑक्साइड। अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव्ड बाय द लंग कितना है, 200 ml पर मिनट आप कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करते हो लंग्स से, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग बता दिया, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी बता दिया, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन भी बता दिया। अब आपका बचा रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन एंड डिसऑर्डर्स, 15 मिनट का चैप्टर और बचा है, बट इससे पहले हम क्या कर लेते हैं, एनसीईआरटी से रीड कर लेते हैं। तो देखो, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस, ब्लड इज द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, हमको पता है। अबाउट 97% ऑक्सीजन जो है वो आरबीसीज के थ्रू होती है, रिमेनिंग 3% आपकी क्यों होती है, कहाँ से होती है, प्लाज्मा से होती है डिजोल्व फॉर्म में। नियरली 20 to 25% कार्बन डाइऑक्साइड कैसे होती है, आरबीसी से। 70% बाइकार्बोनेट की फॉर्म में एंड 7% जो है डिजोल्व फॉर्म में होती है प्लाज्मा से। ये मैंने आपको टेबल में वहाँ लिखवा दिया है माइंड मैप में। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन देखो, हीमोग्लोबिन इज अ रेड कलर्ड आयरन पिगमेंट प्रेजेंट इन दी आरबीसी, हम सबको पता है हीमोग्लोबिन जो है एक रेड कलर का पिगमेंट होता है। ऑक्सीजन कैन बाइंड विद हीमोग्लोबिन, और क्या बना देता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। रिवर्सिबल मैनर में क्या करता है, ये कंबाइन करता है। ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी मैक्सिमम 4 मॉलिक्यूल और 8 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन, देखो बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज प्राइमरीली, देखो वो वाली लाइन है जो मैंने आपको लिखवाई है,
related to the partial pressure of oxygen. Binding of oxygen with hemoglobin is primarily related to the partial pressure of oxygen. Partial pressure of carbon dioxide, hydrogen ion concentration and temperature are the other factor which can interfere with the binding, जिसकी वजह से आपका लेफ्ट और राइट शिफ्ट आता है. ये मैंने आपको लाइन बताई थी कि प्राइमरीली कौन है, प्राइमरीली जो बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन है उसको इफेक्ट करता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, बट कुछ अदर फैक्टर्स भी हैं जैसे टेम्परेचर हो गया, आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन हो गया, वो आपका बताते हैं कि लेफ्ट शिफ्ट आएगा कि राइट शिफ्ट आएगा. कौन से शेप का कब आता है, सिग्मोइड कब आता है, इजम ट्रेंड. तो ये देखो ये सिग्मोइड कब बनाया है. When percentage saturation of hemoglobin with oxygen is plotted against the partial pressure of oxygen. This curve is called oxygen dissociation curve और नाम क्या है, oxygen dissociation curve, and is highly useful in studying the effect of factors like partial pressure of carbon dioxide, H positive concentration, etc. आगे देखो, on binding of oxygen with hemoglobin. ठीक है, यानी कि बताते हैं जब बाइंडिंग होती है आपकी ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ तो कैसे जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, जैसे PCO2 आपका यानी कि पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड है, H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन, बहुत सारी चीज़ें लाइक आपका हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन हो गया, pH हो गया, टेम्परेचर हो गया, उसके बारे में हमें ये बताता है. इन दी एल्वेलाई वेयर देयर इज हाई PO2, low PCO2, lesser H positive concentration and lower temperature, the factors are all favorable for the formation of oxyhemoglobin. तो ये बता रहे हैं ऑक्सीहीमोग्लोबिन के लिए कौन कौन से फैक्टर फेवरेबल हैं. तो ऑक्सीहीमोग्लोबिन फॉर्मेशन के लिए कह रहे हैं कौन कौन से फैक्टर जो हैं आपके फेवरेबल हैं. हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन भी क्या है, कम है, टेम्परेचर भी कम, और अगर H पॉजिटिव कम तो pH ज़्यादा. तो ये सारे आपके क्या है फैक्टर है ऑक्सीहीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन के लिए. एंड वेयर हैज इन द टिश्यू लो PO2, तो वो कह रहे हैं टिश्यूज में क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, H पॉजिटिव ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा है, pH कम है. ये फैक्टर्स किसको फेवर कर रहे हैं, ऑक्सीहीमोग्लोबिन डिसोसिएशन को. The condition are favorable for the dissociation of oxygen from the oxyhemoglobin. So this clearly indicate that oxygen gets bound to the hemoglobin in the lung surface and gets dissociate at the tissue. कि या dissociation हो रही है टिश्यू पे और फॉर्मेशन हो रही है आपके alveolar साइट पे यानी कि लंग्स में. ठीक है. Every 100, तो ये देखो वो लाइन आ गई, every 100 ml of oxygenated blood can deliver around 5 ml of oxygen to the tissue under normal physiological condition. एंड 15 ml तक कब पहुंच जाता है, ऑलमोस्ट जो 3 टाइम्स होता है जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं. ठीक है. तो 20 ml से 5 ml जो है वो आपका टिश्यूज में चला जाता है यानी कि ऑलमोस्ट 25% डिलीवर हो जाता है जब 75% सैचुरेशन आपकी हो जाती है. ठीक है. अब आ जाते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पे. तो ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या बोल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड बाय हीमोग्लोबिन हैज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन कितना 23% यानी कि 20 to 25%. दिस बाइंडिंग इज रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. Partial pressure of oxygen is a major factor which could affect this binding. When partial pressure of carbon dioxide is higher and partial pressure of oxygen is lower, वो जो कि टिश्यूज में होता है, मोर बाइंडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑकर्स वेयर हैज व्हेन द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज लो एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज हाई इन द एल्वेलाई, तब डिसोसिएशन होती है कार्बन डाइऑक्साइड की फ्रॉम कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन टेक्स प्लेस. कुछ नहीं, ये बता रहे हैं जब आपके पास पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है. क्या बोल रहे हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम है. तो ये कहाँ होता है, एल्वेलाई में होता है. तब आपका क्या होता है, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन की डिसोसिएशन होती है. और जब आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है, जो कहाँ होता है, टिश्यूज में होता है, तब आपकी कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन की एसोसिएशन होती है. यही बता रहे हैं. ठीक है. RBCs contains a very high concentration of the enzyme carbonic anhydrase. मैंने बता दिया इसके पास RBCs के पास बहुत ज़्यादा concentration होती है और minute quantities भी होती हैं आपके प्लाज्मा में.
दिस एंजाइम फैसिलिटेट्स द फॉलोइंग रिएक्शन इन बोथ डायरेक्शन, यानी कि ये कैसी रिएक्शन है, रिवर्सिबल है, दोनों में ही यही आपकी कैटलाइज करवाती है रिएक्शन को। और ये मैंने बता दिया है आपको। एट टिश्यू साइट वेयर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज हाई ड्यू टू द कैटाबॉलिज्म, कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस इनटू द ब्लड एंड फॉर्म्स बाइकार्बोनेट एंड H पॉजिटिव। ये पूरा वो प्रोसेस बता रहे हैं जो मैंने आपको ऐसे डायग्राम से एक्सप्लेन किया है। एट एल्वियोलर साइट वेयर एज पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज लो, द रिएक्शन proceeds in the opposite direction leading to the formation of carbon dioxide and water। और ये कौन सा इफेक्ट है, ये आपका हाल्डेन इफेक्ट है। Thus carbon dioxide trapped as a bicarbonate at the tissue level and transported to the alveoli is released out as a carbon dioxide। और last line, every 100 ml of deoxygenated blood deliver approximately 4 ml of carbon dioxide to the alveoli। यहाँ से हमारा क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस कंप्लीट हो जाता है। होप आप सबको समझ आया होगा। सो लेट्स स्टार्ट रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन। यहाँ से पढ़ने से पहले और एनसीईआरटी से पढ़ने से पहले मुझे यहाँ थोड़ा सा एक ओवरव्यू देने दो। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। देखो गाइस, दो तरीकों से हमारा जो है रिस्पायरेशन रेगुलेट होता है। एक होता है हमारे पास न्यूरल रेगुलेशन, और दूसरा हमारे पास होता है केमिकल रेगुलेशन। न्यूरल रेगुलेशन क्या है कि आपके पास होता है रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर, बाय रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर एंड बाय न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। क्या है, रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर एंड न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। देखो यहाँ लिख रखा है, मैं यहाँ से पढ़ाऊंगा, पहले मुझे वहाँ समझाने दो। एक होते हैं आपके पास रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर, जिसका इंस्पायरेटरी एंड एक्सपायरेटरी सेंटर बोलते हैं। एक होते हैं आपके पास न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। ठीक है, ये ब्रेन में है। तो आपका जो रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर है वो कहाँ होता है, अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा ब्रेन का ओवरव्यू दूँ, ये देखो ये ब्रेन होता है। तो जो आपके पास रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर होता है वो आपका होता है मेडुला के अंदर। तो मेडुला के पास क्या है, रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर है। पोन्स के पास क्या है, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर है। क्या है, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर है। ठीक है, तो ऐसे आपको देखने को मिलते हैं ये सेंटर। तो आरआरसी कहाँ है आपका, रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर आपका है मेडुला में, और न्यूमोटॉक्सिक सेंटर कहाँ है आपका, पोन्स। ठीक है, तो ये रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर क्या करते हैं, ये रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर जो है, तो ये मेडुला में होते हैं, मेडुला ऑफ द हाइंड ब्रेन में होते हैं। ये कंट्रोल करते हैं नॉर्मल एंड फोर्सफुल ब्रीदिंग, नॉर्मल एंड फोर्सफुल ब्रीदिंग को कंट्रोल करते हैं। और नाम है इसका, इनका क्या है, रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर, यानी कि ये क्या कर रहे हैं, रिदम को कंट्रोल कर रहे हैं। मेंटेन्स रिदम ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है, समझ आया। आरआरसी का क्या काम है, देखो जो रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर है, नाम में रिदम आ रहा है, यानी कि क्या कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं रिदम ऑफ द ब्रीदिंग को, और नॉर्मल एंड फोर्सफुल ब्रीदिंग को क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, और आपका ये न्यूमोटॉक्सिक सेंटर क्या कर रहे हैं, देखो ये न्यूमोटॉक्सिक सेंटर जो है ये मॉडरेट करते हैं फंक्शन ऑफ, मॉडरेट फंक्शन ऑफ आरआरसी। आरआरसी को क्या करते हैं, मॉडरेट करते हैं, यानी कि ये क्या करते हैं, सिग्नल सेंड करते हैं। ये खुद से कुछ नहीं करते, बस ये क्या करते हैं, सिग्नल्स देते हैं किनको, आरआरसी को, एंड फिर आरआरसी क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं रिदम ऑफ द ब्रीदिंग को। ठीक है, तो इसलिए आप पोन्स को क्या बोलते हो, स्विच ऑफ सेंटर भी बोलते हो, आल्सो नोन एज स्विच ऑफ सेंटर। ठीक है, तो जो पोन्स में बैठे आपके न्यूमोटॉक्सिक सेंटर हैं, ये मॉडरेट करते हैं फंक्शन ऑफ द रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर को, सिग्नल्स भेजते हैं। ठीक है, इसलिए इसको आप स्विच ऑफ सेंटर भी बोलते हो। ये सिग्नल भेज के क्या करवाते हैं, स्विच ऑफ सेंटर क्यों बोल रहे हैं, ये आपके सिग्नल भेजते हैं आपके
मेडुला के RRC को, और उन्हें बोलते हैं reduce the duration of इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन की क्या करते हैं, ये ड्यूरेशन को रिड्यूस करवा सकते हैं। तो न्यूरल रेगुलेशन समझ आया। न्यूरल रेगुलेशन का मतलब क्या है, आपके दो सेंटर होते हैं, एक आपके पास रिस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है जो कि मेडुला में प्रेजेंट होता है, नॉर्मल एंड फोर्सफुल ब्रीदिंग को कंट्रोल करवाता है और मेंटेन करवाता है रिदम ऑफ द ब्रीदिंग को। फिर दूसरा सेंटर आपके पास न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है जो कि पोन्स में प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है, पोन्स में। ये कुछ नहीं करता, ये आपके सिग्नल देता है RRC को, और आपकी रिस्पायरेशन की ड्यूरेशन को क्या करवा सकता है, ये रिड्यूस करवा सकता है, इसलिए इसको आप स्विच ऑफ सेंटर भी बोलते हो। ये सिग्नल भेजता है RRC को। स्विच ऑफ सेंटर क्यों बोल रहे हैं हम इसको, क्योंकि ये ड्यूरेशन ऑफ द इंस्पायरेशन को रिड्यूस करवा रहा है, यानी कि ये क्या करवा रहा है, फास्टर द रेट ऑफ ब्रीदिंग। ये रेट ऑफ ब्रीदिंग को क्या करवा रहा है, फास्ट करवा रहा है। तभी तो जो आपकी इंस्पायरेशन की ड्यूरेशन है वो कम होगी ना, फास्टर द रेट ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है, तो आपसे पूछते हैं ब्रीदिंग की रेट को और इंस्पायरेशन के ड्यूरेशन को कौन कम करवाता है, आपके न्यूमोटॉक्सिक सेंटर कम करवाते हैं। ठीक है, कैसे कम करवाते हैं, सिग्नल भेज के किसको, RRC को। तो ये होता है आपका न्यूरल रेगुलेशन। ये मैंने आपको किसका ओवरव्यू दे दिया, किसका, न्यूरल रेगुलेशन का। फिर आपके पास है केमिकल रेगुलेशन। केमिकल रेगुलेशन क्या है, देखो केमिकल रेगुलेशन भी आपके पास दो तरीकों से होता है। एक होता है आपके पास सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स, सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स, और एक होता है पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स, पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स। ठीक है, एक होता है आपके पास सेंट्रल कीमोरिसेप्टर, एक होता है आपके पास पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर। कीमोरिसेप्टर क्या होते हैं, सबसे पहले तो ये समझो। कीमोरिसेप्टर जो है एक केमिकल होता है जो कि सेंसिटिव होता है टुवर्ड द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द सर्टेन केमिकल। कीमोरिसेप्टर क्या है ना, ये आपके केमिकल होता है जो कि सेंसिटिव होता है टुवर्ड्स द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द सर्टेन केमिकल, कि अगर मान लो सर्टेन केमिकल में अगर कुछ चेंज आ रहा है तो इन्हें पता चल जाता है कीमोरिसेप्टर्स को पता चल जाता है, और ये फिर सिग्नल भेजते हैं। ठीक है, तो देखो सेंट्रल कीमोरिसेप्टर, ये सेंट्रल कीमोरिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होता है, मेडुला में। अब ये जो जितने भी आपका ये जो केमिकल रेगुलेशन है ना, ये कीमोरिसेप्टर, ये किसको सेंस करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन को सेंस करते हैं, यानी कि और H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन को। यानी कि ये जो होते हैं क्वाइट इनसिग्निफिकेंट रोल है इसमें केमिकल रेगुलेशन में। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हैज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट रोल। ठीक है, ऑक्सीजन का कोई इतना ज़्यादा रोल नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन का रोल होता है, क्योंकि ये कीमोरिसेप्टर इनको सेंस करते हैं। इनको सेंस करने अगर ये ज़्यादा होंगे तो ये आपके सिग्नल भेजेंगे, बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, एक्सपायरेशन करवाओ। अगर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा तो ये बोलेगा कैटाबोलिज्म करवाओ। ठीक है, तो सेंट्रल कीमोरिसेप्टर क्या करते हैं, ये आपके कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर और H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन को सेंस करते हैं। ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं होता इनमें, हैज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट रोल इन रिस्पिरेशन। सेंट्रल कीमोरिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सेंट्रल कीमोरिसेप्टर आपके प्रेजेंट होते हैं मेडुला में। तो a chemosensitive area located adjacent to RRC, adjacent to RRC, ये आपको RRC के बिल्कुल एडजेसेंट यानी कि उसके बगल में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये सेंसिटिव हैं sensitive towards change in concentration of कार्बन डाइऑक्साइड एंड H पॉजिटिव।
ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया था। ये आपके किसकी कॉन्सेंट्रेशन के टूवर्ड सेंसिटिव है, कार्बन डाइऑक्साइड और H पॉजिटिव के। ऑक्सीजन का बहुत कम रोल होता है, इनसिग्निफिकेंट रोल होता है, इनको ये डिटेक्ट नहीं कर सकते। ये डिटेक्ट करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को देख के, उसको ही देख के ये क्या करेंगे, ब्रीदिंग के रेट को रेगुलेट करवाएंगे। ठीक है, और ये कहाँ कॉन्सेंट्रेशन देखते हैं, इन सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, इन सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो अगर मान लो इन्होंने सेंस किया कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रोटॉन जो है वो ज़्यादा है, तो ये क्या करेंगे, सिग्नल भेजेंगे किनको, सेंट्रल, ये किनको सिग्नल भेजेंगे, रिस्पिरेटरी रिदम सेंटर को। रिस्पिरेटरी रिदम सेंटर क्या कर देगा, ब्रीदिंग रेट इंक्रीज करवा देगा, ब्रीदिंग रेट इंक्रीज करवा देगा। ठीक है, अब है आपके पास पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर। पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर क्या बोलते हैं, तो ये दो तरीके के होते हैं। एक होता है आपके पास आयोटिक बॉडीज और एक होता है आपके पास कैरोटिड बॉडीज, कैरोटिड बॉडीज। तो नाम से देखो पता चल रहा है आयोटिक बॉडीज, यानी कि जो आयोटा में, देखो मान लो अगर ये आयोटा है, ठीक है, तो आयोटा में जो आपका सेंसिटिव कीमोरिसेप्टर होगा उसको आप आयोटिक बॉडी बोल देते हो। ठीक है, तो मान लो ये आयोटा है, आयोटा से ब्लड जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ आयोटा में जो प्रेजेंट हो गए आपके कीमोरिसेप्टर्स, उसको आप आयोटिक बॉडीज बोल देते हो। ठीक है, और ये क्या करेंगे, अगर इस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी तो ये सेंस करेंगे, सेंस करके ये आरआरसी को क्या दे देंगे, आरआरसी को ये सिग्नल भेजेंगे, फिर वो क्या कर देंगे, ब्रीदिंग रेट इंक्रीज कर देंगे। अब क्या है कैरोटिड बॉडी, कैरोटिड बॉडी क्या है कि ये आपका अयोटा है मान लो, तो अयोटा से ही जो आपके जा रही हैं ब्लड वेसल कहाँ, ब्रेन में, उनको क्या बोल देते हैं आप, कैरोटिड बॉडीज बोल देते हो। ठीक है, तो इन वेसल्स, इन में जो प्रेजेंट होंगे आपके कीमो सेंसिटिव एरिया, उनको क्या बोल देते हो, कैरोटिड बॉडीज बोल देते हो। ठीक है, तो कैरोटिड बॉडीज क्या होती हैं, ब्रांच ऑफ आयोटा सप्लाई ऑक्सीजन टू द ब्लड। आयोटा की वो वाली ब्रांच जो ऑक्सीजन सप्लाई करती है ब्रेन को, उसको आप क्या बोल देते हो, कैरोटिड आर्टरी बोल देते हो। और कैरोटिड आर्टरी में जो आपकी प्रेजेंट होगा कीमो सेंसिटिव एरिया, उसको आप कैरोटिड बॉडीज बोल देते हो। तो ये भी क्या करेंगे, ये भी आपके सेम है, सेंसिटिव टुवर्ड्स द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड H पॉजिटिव। ठीक है, इन आयोटा और इन कैरोटिड आर्टरी रिस्पेक्टिवली। अब मान लो ये इंक्रीज क्या है, दोनों बता रहे हैं कि इंक्रीज हो रहा है PCO2 प्लस H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन में भी, ये भी सेंस करते हैं इंक्रीज हो रहा है PCO2 प्लस H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन। तो ये दोनों क्या करेंगे, सेंड सिग्नल्स टू सेंड सिग्नल टू RRC, RRC क्या कर देगा, ब्रीदिंग रेट इंक्रीज कर देगा। तो दिस इज ओवरव्यू ऑफ रेगुलेशन ऑफ रिस्पिरेशन। न्यूरल रेगुलेशन मैंने आपको समझा दिया, एक बार केमिकल रेगुलेशन के बारे में बताता हूँ। केमिकल रेगुलेशन क्या है, केमिकल रेगुलेशन में आपके कीमो रिसेप्टर यूज होते हैं। कीमो रिसेप्टर क्या होते हैं, कीमो रिसेप्टर आपका एक केमिकल है जो कि सेंसिटिव होता है टुवर्ड द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द सर्टेन केमिकल, जो कि सेंट्रल कीमो रिसेप्टर है, पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर होते हैं। सेंट्रल कीमो रिसेप्टर आपका मेडुला में होता है, बिल्कुल एडजेसेंट होता है आरआरसी के। ये क्या करते हैं, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में कार्बन डाइऑक्साइड और H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन को सेंस कर लेते हैं। अगर वो ज्यादा होगा तो ये सिग्नल भेज देंगे आरआरसी को एंड ब्रीदिंग रेट इंक्रीज करवा देंगे। पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स आपके दो तरह के होते हैं, आयोटिक बॉडीज हैं, कैरोटिड बॉडीज। आयोटा में जो आपके कीमो सेंसिटिव रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे वो आपकी आयोटिक बॉडीज होती हैं, और जो आपकी aorta which supply the branch of your aorta which supplies a blood to brain, उसको आप आयोटिक कैरोटिड आर्टरी बोल देते हो। और जो कैरोटिड आर्टरी में कीमो सेंसिटिव एरिया होंगे उसको आप क्या बोल दोगे, कैरोटिड बॉडीज बोल दोगे। ये भी सेंसिटिव होती हैं टुवर्ड्स द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड एंड H पॉजिटिव। तो अगर ये ज़्यादा होंगे, अगर इनकी कॉन्सेंट्रेशन, तो ये सेंड करेंगे सिग्नल आरआरसी को, जिससे ब्रीदिंग रेट आपकी इंक्रीज हो जाएगी। तो दिस इज रेगुलेशन ऑफ रिस्पिरेशन। सेम यहाँ लिखा है, देखो एनसीईआरटी की ही लाइन्स है कि रिस्पिरेटरी रिदम सेंटर मेडुला ऑब्लोंगाटा में होता है, रेगुलेट्स करते हैं ये
नॉर्मल इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन को। न्यूमोटैक्सिक सेंटर ब्रेन में होते हैं, कहाँ, पोन्स में। मॉडरेट करते हैं रिस्पिरेटरी रिदम सेंटर को, अल्टर करते हैं रिस्पिरेटरी रेट बाय रिड्यूसेस रिस्पिरेशन इंस्पायरेशन ड्यूरेशन। तो ये तो हो गया आपका न्यूरल रेगुलेशन। ये दो हैं आपके केमिकल रेगुलेशन। कीमोसेंसिटिव एरिया आपका सेंट्रल कीमो रिसेप्टर है, एडजेसेंट टू द रिदम सेंटर, ये भी ब्रेन में ही होता है। डिटेक्ट्स द इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एच पॉजिटिव, सिग्नल भेजते हैं रिदम सेंटर को, ठीक है। और पेरिफेरल सेंटर रिसेप्टर्स आयोटिक आर्क और कैरोटिड बॉडीज, इनके पास केमिकल सेंसर होता है, ये भी सेंसिटिव होते हैं इन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एच पॉजिटिव पे, सिग्नल भेजते हैं ये रिदम सेंटर को, रिमीडियल एक्शन शो करते हैं। दोनों में ब्रीथ को क्या करवा देते हैं, इंक्रीज करवा देते हैं ब्रीथिंग। द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रिस्पिरेटरी रिदम इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट, ये मैंने बता दिया, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और एच पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन को ही सेंस करते हैं आपके कीमो रिसेप्टर्स। तो ये हो गया आपका रेगुलेशन ऑफ रिस्पिरेशन। देखो एनसीईआरटी में भी सेम बातें लिखी हैं, ठीक है। तो ये human beings have a significant ability to maintain and moderate the respiratory rhythm to suit the demands of the body tissue. This is done by neural system, specialized center present in the medulla region of the brain called respiratory rhythm center. कहाँ present है, medulla में, primarily responsible for this regulation. Another center present in the pons, कौन सा, pneumotaxic center, can moderate the function of respiratory rhythm center. न्यूरल सिग्नल्स फ्रॉम दिस सेंटर कैन रिड्यूस, तो ये इंपॉर्टेंट है, रिड्यूस करवा सकते हैं ड्यूरेशन ऑफ द इंस्पायरेशन कैन देयर बाय अल्टर द रिस्पिरेटरी रेट। कीमोसेंसिटिव एरिया इज सिचुएटेड एडजेसेंट टू द रिदम सेंटर, तो ये क्या आ गया आपके केमिकल रेगुलेशन आ गया, तो दिस इज केमिकल रेगुलेशन। ऊपर क्या था, ऊपर था आपका न्यूरल रेगुलेशन। विच इज हाईली सेंसिटिव, ये किसके सेंसिटिव होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आयंस के लिए। इंक्रीज इन दिस सब्सटेंसेस कैन एक्टिवेट दिस सेंटर विच इन टर्न्स कैन सिग्नल द रिदम सेंटर टू मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द रिस्पिरेटरी प्रोसेस बाय विच दिस सब्सटेंस कैन बी एलिमिनेटेड। Receptors associated with the aortic arc and carotid artery, peripheral chemosensitive regions आ गई है, can recognize changes in carbon dioxide and H positive concentrations and necessary signal to the rhythm center for the remedial action. The role of oxygen in regulation of respiratory rhythm is quite insignificant, ठीक है। तो ये हो गया आपका रेगुलेशन ऑफ रिस्पिरेशन। अब बचा है आपका डिसऑर्डर्स ऑफ रिस्पिरेशन, 5 मिनट का और चैप्टर बचा है, देन फिनिश। शुरू करते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। सबसे पहले एम्फाइज्मा के बारे में पढ़ते हैं। देखो एम्फाइज्मा क्या है, क्रोनिक डिसऑर्डर है जिसमें एल्वियोलर वॉल डिजेनरेट हो जाती है। देखो कि ये आपका क्या है, एल्वियोलाई है, एल्वियोलर वॉल है, तो ये ऐसे डिजेनरेट होना शुरू हो जाती है, ठीक है। डिजेनरेशन होने की वजह से क्या होता है, रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज हो जाता है। तो एम्फाइज्मा क्या है, क्रोनिक डिसऑर्डर है, एल्वियोलर वॉल डिजेनरेशन हो जाती है, यानी कि डीजनरेशन ऑफ एल्वियोलर वॉल। एल्वियोलर वॉल डैमेज्ड, रिस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज हो जाता है। स्मोकर्स में ये कॉमन होता है, जो आपको ऐसे देखने को मिलती है। ट्रीटमेंट क्या है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, ठीक है। आगे है एजमा। एजमा एक एलर्जिक डिसऑर्डर है, बॉडी हाइपर सेंसिटिव हो जाती है टुवर्ड्स द एलर्जी। क्या हो जाती है, बॉडी आपकी एलर्जी के लिए हाइपर सेंसिटिव हो जाती है। एलर्जन प्लस मास्ट सेल मिलकर क्या करते हैं, आपके हिस्टामिन रिलीज करते हैं। अब हिस्टामिन के क्या है, दो काम होते हैं, एक वासोडाइलेशन करना, एक ब्रोंकियो कंस्ट्रिक्शन करना। वासोडाइलेशन क्या है, ब्लड वेसल्स के डायमीटर को क्या कर रहे हैं, डायलेट कर रहे हैं। ब्रोंकियो कंस्ट्रिक्टर का मतलब ब्रीदिंग में डिफिकल्टी हो जाएगी। देखो ना कि आपका पहले इतना एरिया था, बाद में ऐसे क्या हो गए, कंस्ट्रिक्ट हो गए, तो जिसकी वजह से आपको क्या हो रहा है, ब्रीदिंग करने में डिफिकल्टी हो रही है, वीजिंग कोज हो रहा है, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोस। ट्रीटमेंट क्या है, इनहेलर दो जिसमें एंटीहिस्टामिन प्लस स्टेरॉइड्स होते हैं। तो एजमा क्या है, एक एलर्जिक डिसऑर्डर है जिसमें बॉडी हाइपर सेंसिटिव हो जाती है, आपको वीजिंग हो जाती है, ब्रीथिंग करने में डिफिकल्टी हो जाती है, इन्फ्लेमेशन ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स हो जाता है, ठीक है। फिर लास्ट ऑक्यूपेशनल रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, ये ड्यू टू एनी स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन, आपके जो आपकी जॉब है, ऑक्यूपेशन है, उनकी वजह से होता है। जैसे इंडस्ट्रीज में अगर कुछ लोग काम कर रहे हैं ग्राइंडिंग एंड स्टोन ब्रेकिंग में, तो लॉन्ग एक्सपोजर होता है आपका फ्यूम्स एंड डस्ट का। आप ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो जहाँ ग्राइंडिंग एंड स्टोन ब्रेकिंग हो रही है, तो आप ज़्यादा देर तक क्या हो रहे हो, फ्यूम्स एंड डस्ट
के डस्ट में एक्सपोज हो रहे हो, ठीक है, लॉन्ग एक्सपोजर हो रहा है फ्यूम्स और डस्ट का, उसको आप इनहेल कर रहे हो, तो इन्फ्लामेशन हो जाती है, फाइब्रोसिस, प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू की प्रोलिफरेशन हो जाती है, सीरियस लंग डैमेज हो सकते हैं। वैसे सिलिकोसिस एंड एस्बेस्टोसिस होता है। सिलिकोसिस क्या है? ड्यू टू इनहेलेशन ऑफ सिलिका को इनहेल कर रहे हो। एस्बेस्टोसिस क्या है? ड्यू टू इनहेलेशन ऑफ एस्बेस्टोस पार्टिकल। प्रिकॉशंस क्या है? आप मास्क को वियर किया करो, ठीक है। तो हेयर disorders of respiratory system done. Let me read NCERT. Asthma, difficulty in breathing causing wheezing due to inflammation of bronchi and bronchioles, ठीक है। एम्फाइजमा क्या है? एम्फाइजमा एक क्रोनिक डिसऑर्डर्स है इन विच एल्वियोलर वॉल जो है डैमेज हो जाती है, डिजेनरेशन होने लग जाती है, डिजेनरेशन ऑफ एल्वियोलर वॉल, ड्यू टू विच रिस्पिरेटरी सरफेस जो है वो डिक्रीज हो जाता है। वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ दिस इज सिगरेट स्मोकिंग, ठीक है, स्मोकिंग आपका मेन रीजन है। Last, occupational respiratory disorder. In certain industries, especially those involving grinding or stone breaking, so much dust is produced that the defense mechanism of the body cannot fully cope with the situation. Long exposure can give rise to the inflammation, leading to fibrosis, proliferation of fibrous tissue. क्या बोल रहे हैं? लाइक आपकी जो ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्रीज होती हैं, उनमें क्या होता है, अगर कोई काम कर रहा है तो लॉन्ग एक्सपोजर हो जाता है किसका? डस्ट एंड फ्यूम्स का, जिसकी वजह से आपका इन्फ्लामेशन हो सकता है, लीडिंग टू फाइब्रोसिस, प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू एंड दस कॉजिंग सीरियस लंग डैमेज। तो क्या करो? प्रोटेक्टिव मास्क को वियर करो, ठीक है। तो ये हो गया आपके डिसऑर्डर्स ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम। सो गाइस, पीवाईक्यू टाइम। चलो, अभी तक हमने मतलब पूरा चैप्टर ही हो गया, बट आज जो हमने क्लास में पढ़ा, देखते हैं आपको कितना समझ आया, उसके ऊपर पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं। तो पहला पीवाईक्यू 2014 का है, अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब्ड बाय द ब्लड विल बी ट्रांसपोर्टेड टू द लंग। तो 70% कार्बन डाइऑक्साइड कैसे होता है? बाइकार्बोनेट्स की फॉर्म में होता है, बाइकार्बोनेट आयंस। बड़ा इजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 2021 का है, सिलेक्ट द फेवरेबल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। देखो, तो फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन कब कब होगा? देखो, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाना है तो यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होना पड़ेगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होना पड़ेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम होना पड़ेगा। अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम है तो उसके चमचे एच पॉजिटिव भी कम होगा, टेम्परेचर भी कम होगा, एंड पीएच क्या होगा? ज़्यादा होगा, क्योंकि एच पॉजिटिव कम है। तो देख लो क्या कहाँ है ये आपका ऑप्शन। लो PO2 नहीं, लो PO2 नहीं, हाई PO2, हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन सही है, ठीक है, हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। लो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल सही है, यहाँ हाई कर दिया तो ये भी गलत है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। लेस एच पॉजिटिव एंड लोअर टेम्परेचर, बी ऑप्शन गिविंग यू द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 2024 का, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, असर्शन एंड रीजन है। असर्शन क्या बोलता है? ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस about 20 to 25% of carbon dioxide is carried by hemoglobin has carbaminohemoglobin। क्या ये लाइन ट्रू है? जल्दी बताओ। ट्रू। तो पहली लाइन क्या है? पहली लाइन ट्रू है। दिस बैंडिंग इज रिलेटेड टू हाई, दिस बैंडिंग इज रिलेटेड टू, ये जो बैंडिंग है कैसे रिलेट होती है? हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यूज। बिल्कुल सही है। देखो, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो है इसकी फॉर्मेशन क्यों हो रही है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर, वो ज़्यादा है एंड ऑक्सीजन का कम है, इसलिए क्या हो रहा है? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन की एसोसिएशन हो रही है, वो कहाँ होती है? टिश्यूज में हो रही है, ठीक है। तो असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। 2022 का क्वेश्चन देखो, आइडेंटिफाई द रीजन ऑफ ह्यूमन ब्रेन विच हैज न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। तो न्यूमोटॉक्सिक सेंटर किसके पास होते हैं? पोन्स के पास होते हैं, दैट अल्टर्स द रेस्पिरेटरी रिड्यूस, हाँ, तो पोन्स। नेम द क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉज्ड मेनली बाय सिगरेट स्मोकिंग। सिगरेट स्मोकिंग से क्या हो रहा है? आपका एम्फाइजमा हो रहा है, एल्वियोलर वॉल डिजेनरेशन हो रही है। Which of the following is not an occupational respiratory disorder? तो कौन सा occupational respiratory disorder नहीं है? एम्फाइजमा, ठीक है, एम्फाइजमा नहीं है। ड्यू टू इंक्रीजिंग एयरबोर्न एलर्जन, देखो क्वेश्चन है ड्यू टू इंक्रीजिंग एयरबोर्न
allergens and pollutants. Many people in the urban area are suffering from respiratory disorder causing wheezing. अब wheezing आ गया देखो, तो wheezing आपने कब क्यों पढ़ा था? मैंने आपको लिखवाया था एजमा में आपने wheezing पढ़ा है, जहां इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकल्स होता है, तो बी ऑप्शन इज गिविंग यू द करेक्ट ऑप्शन। देखो यहाँ करवाया है, एजमा में wheezing क्यों होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकल्स की वजह से। All right, everyone. And with that, we have reached the end of our chapter Breathing and Exchange of Gases, that is Season 1 and Episode 1. I really hope कि अब ये चैप्टर सिर्फ याद नहीं बल्कि समझ भी आ गया होगा. If you found this lecture helpful, don't forget to like the video and share it with your friends and subscribe to Edwarian. It really motivates me to create more premium lectures and beautiful mind maps for you. अगर आपने पार्ट 1 and part 2 अभी तक नहीं देखा है, make sure to watch them as well because every lecture is connected. In the next lecture, we will start a brand new chapter with the same concept based approach, NCRT line by line explanation, and exclusive mind maps. Till then, keep learning, keep improving, and always remember understand, don't memorize. This is Aryan from EduAryan. I will see you in the next lecture. Take care. Bye bye.